नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा PCS में आपका स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था उपसर्ग। उपसर्गों में हमने उनके भेद पढ़े, परिभाषा पढ़ी, मात्राएं कौन सी आती हैं, भेद कितने होते हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। और कल संस्कृत के उपसर्ग भी किए थे और एक ट्रिक के माध्यम से किए थे, जिससे कि थोड़ा याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो आगे इसी कड़ी में अपने आगे बढ़ते हैं। देखो, उपसर्ग टॉपिक कौन सा चल रहा था? उपसर्ग। उपसर्ग ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। और मात्राएं कौन सी आती हैं? छोटी होती हैं। मात्राएं क्या होती हैं? छोटी होती हैं इसमें। ठीक है, ये दो रूपों में बताए थे मैंने उपसर्ग। दो रूपों में बताए थे, एक तो संयोग और एक संधि के रूप में। किसके रूप में बताया था? संधि के रूप में बताया था। इसका उदाहरण लिया था मैंने अनुशासन। कौन सा उदाहरण लिया था? अनुशासन। और इसका लिया था अनव्य। ये उदाहरण लिए थे मैंने। ठीक है, इसी प्रकार अगर आगे बात करूं तो ये परतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। अगर आगे इसके बारे में मैं बात करूं, थोड़ी आगे चर्चा की थी मैंने भेदों के बारे में या प्रकार। पहले थे संस्कृत। पहले कौन से थे? संस्कृत। दूसरे थे हिंदी। तीसरे विदेशी भाषा। विदेशी भाषा। कौन से? विदेशी भाषा। इनके बारे में अपने क्या कर चुके थे? चर्चा कर चुके थे। और इसका एक भेद, पहला संस्कृत के उपसर्ग, इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके। कितने? 22। अति से अधि तक, अनु अपने, अब आ, अनु आ अब हैं, उपाध्यक्ष उते बैठे हैं, उपाध्यक्ष उते बैठे हैं, न्याय प्रदान करो, न्याय प्रदान करो, प्राज्य विषम का परिणाम है, दूर दुस नीर निस अपि सु है। इनके ये क्या थी? ये ट्रिक थी जो कि मैं कल बता सक। उसी के अंदर मैंने क्या किए थे? संस्कृत के 22 उपसर्ग किए थे। अब अपने इसी कड़ी के अंदर अपने आगे चलते हैं। तो देखो, 22 उपसर्ग किए थे। कितने किए थे? 22। ठीक है, क्या किए थे? 22 उपसर्ग किए थे। 22 उपसर्गों में अपने कर लिए थे। आज करेंगे हिंदी के अवयव। क्या करेंगे? हिंदी के अवयव। क्या करेंगे? हिंदी के जो संस्कृत के अवयव के रूप में हिंदी में माने जाते हैं, उन प्रत्ययों को करेंगे। अब आप बात करते हैं आगे संस्कृत के अवयव। संस्कृत के अवयव उपसर्ग। संस्कृत अवयव के उपसर्ग। किसके? संस्कृत अवयव। इनका ज़्यादातर प्रयोग हिंदी में किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है?
हिंदी में किसके रूप में किया जाता है? हिंदी में। हिंदी में उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग की भांति कि हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। ये किए जाते हैं कि हिंदी में उपसर्ग की भांति क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी के उपसर्ग भी, इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। और अगर बात करूं, ये संस्कृत के उपसर्ग नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग नहीं होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग नहीं होते हैं। ये संस्कृत के उपसर्ग नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हिंदी में किया जाता है। प्रयोग कहाँ किया जाएगा? हिंदी में। कहाँ प्रयोग किया जाता है? हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखूं अलंकार, ये मैंने लिखा, इसका अगर संधि विच्छेद करूं तो अलम प्लस कार होता है। क्या होता है? अलम प्लस कार। तो ये अलम उपसर्ग है। क्या ये उपसर्ग है? पर ये संस्कृत का नहीं है। संस्कृत का नहीं है। ये क्या है? ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। आगे अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो देखो, संस्कृत के उपसर्गों से कोई संबंध नहीं है इनका। क्या नहीं है? इनका संस्कृत के उपसर्गों से कोई भी संबंध नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये ज़्यादातर किस में प्रयोग होते हैं? हिंदी में प्रयोग होते हैं। कहाँ प्रयोग होंगे ये? हिंदी शब्दों में। कहाँ होते हैं? हिंदी शब्दों। कहाँ प्रयोग होंगे? हिंदी के जो शब्दों हैं उसमें इनका प्रयोग होता है। तो बात समझ में आई? हिंदी के अव्यय के उपसर्ग हिंदी के उपसर्गों की भांति प्रयोग होते हैं। हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं इन्हें। संस्कृत के उपसर्ग नहीं होते हैं। प्रयोग हिंदी में ही होता है। संस्कृत उपसर्गों से इनका कोई संबंध नहीं होता है। और जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया, अलम प्लस कार, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अपने कर देंगे संस्कृत अव्यय के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन से? संस्कृत के अव्यय के उपसर्ग। संस्कृत में नहीं होते हैं पर संस्कृत के अव्यय के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं इसका आगे। आगे क्या बात करेंगे? देखो, अब अपने इनके उपसर्ग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आएगा कर्म संख्या। फिर क्या लिखूंगा? उपसर्ग। और उसके बाद में अर्थ। क्या लिखूंगा? अर्थ। अगर पहले उपसर्ग की बात करूं, ए, कौन सा उपसर्ग है बताओ? ए। अभाव, निषेध या नहीं। अभाव, निषेध, नहीं के रूप में प्रयोग होता है इनका।
अगर बात करूं अन की, किसके बारे में बात करूं? अन। अन उपसर्ग का अभाव नहीं, अभाव नहीं के रूप में भी होता है, अभाव के रूप में भी होता है, निषेध के रूप में भी होता है और रहित के रूप में भी होता है। इनके रूप में इनका प्रयोग होता है। आगे बात करूं मैं 3 नंबर न। किसकी बात करूंगा? न की। अभाव, निषेध, अभाव, निषेध और नहीं के रूप में। किसके रूप में? नहीं के रूप में हैं। अब बात करता हूं 4 नंबर। किसकी बात करूंगा मैं? 4 नंबर की। किसकी बात करूंगा? 4 नंबर की बात करता हूं। 4 नंबर की अगर बात करूं तो कौन सा बताओ? का। कौन सा? का का मतलब होता है बुरा। क्या मतलब होगा? बुरा। क्या मतलब होगा? बुरा। बुरा या कमजोर या कायर? कमजोर या कायर, इनके रूप में आएगा। अगर मैं बात करूं 5 नंबर पर, कौन सा उपसर्ग आएगा? पर का मतलब होता है पराया। क्या मतलब होगा? पराया या दूसरा। पराया या दूसरा। 6 नंबर है स। कौन सा आएगा? स का मतलब होता है सहित। क्या मतलब होता है? सहित या साथ में। किसके रूप में? साथ के रूप में आते हैं। जैसे ए का मतलब अभाव, निषेध या नहीं के रूप में। अन, नहीं, अभाव, निषेध या रहित। न का अभाव, निषेध और नहीं के रूप में प्रयोग होता है। का बुरा या कमजोर या कायर के रूप में। पर उपसर्ग का पराया या दूसरे शब्द के रूप में। स का सहित या साथ के रूप में प्रयोग होता है। अब मैं बात करूंगा आगे। अब बात करेंगे इसमें आगे कौन से। अब मैं बात करता हूं सह। कौन सा उपसर्ग है? 7 नंबर सह। कौन सा उपसर्ग की बात करेंगे? सह का मतलब सही, साथ में। साथ में, सह या साथ में। अगला बात करते हैं 8 नंबर आत्म। कौन सा उपसर्ग है? आत्म। स्वयं। क्या आएगा? स्वयं। कौन सा? स्वयं या अपना, या अपना के रूप में। पूर्व। पूर्व का मतलब पहले। पूर्व का मतलब पहले। उसके बाद में 10 नंबर स्वयं। स्वयं क्या मतलब होता है? अपना, खुद। क्या? खुद या स्वयं। खुद या स्वयं। 11 नंबर की अगर मैं बात करूं कू का मतलब क्या होता है? बुरा। किसके रूप में आएगा? बुरे के रूप में आएगा। अगर बात करूं 12 नंबर शत। कौन सा है? शत का मतलब होता है अच्छा। किसके रूप में? अच्छा के रूप में। अगर बात करूं सह का मतलब सहित या साथ में। आत्म का मतलब स्वयं या अपना। पूर्व का मतलब होता है पहले। स्वयं का मतलब होता है अपना, खुद या स्वयं। कू का मतलब होता है बुरा और सत का मतलब होता है अच्छा। अब बात करते हैं आगे। बारह नंबर हो गए। 12 के बाद में, 12 के बाद की बात करते हैं।
12 नंबर के आगे। 12 के बाद में आता है 13 नंबर, लगाओ। 13 नंबर की अगर मैं बात करूं तत्व, कौन सा होगा? तत्व। कौन सा होगा? तत्व। तत्व होता है उसका। उसका। किसका? उसका। प्राक। प्राक। प्राक का मतलब क्या होता है? पहले। क्या मतलब होता है? पहले। अगर बात करूं मैं 15 नंबर की, किसकी बात करूं? 15 नंबर की आता है सम। कौन सा आएगा? सम। समान, बराबर। क्या आएगा? समान या बराबर। पूरा। क्या आएगा? पूरा। पूरा का मतलब क्या होता है? पुराना। क्या मतलब होता है? पुराना। अगर बात करूं 17 नंबर, पुनर। क्या है? पुनर, बार बार। बार बार। अगर बात करूं 18 नंबर की, क्या करूं? 18, अंतर। अंतर के भीतर। के भीतर के रूप। देखो, तत् का मतलब क्या होगा? उसका। प्राक का मतलब पहले। सम का मतलब समान या बराबर। पूरा का मतलब पुराना। पुनर का मतलब बार बार। अंतर का मतलब के भीतर। बात समझ में आई? अब इसी कड़ी में आगे करते हैं। इसी कड़ी में क्या करते हैं? आगे करते हैं। अगला है 19 नंबर, अंतर। किसके बारे में? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? के मध्य। मध्य। क्या अर्थ होता है? के मध्य। अगले बात करें हैं अम्मा। किसकी बात करेंगे? अम्मा। अम्मा। अम्मा का मतलब होता है पास या निकट। पास या निकट के रूप में आता है। अलम। सजा हुआ। सजा हुआ। आविश। क्या आएगा? आविश। प्रकट रूप। प्रकट। किसके रूप में? प्रकट के रूप में आता है। चिर। किसके रूप में बात करेंगे? चिर। चिर का मतलब होता है लंबा या दीर्घ। लंबा या दीर्घ के रूप में आता है। 24 की अगर मैं बात करूं, पुरुष। क्या है? पुरुष। पुरुष का मतलब होता है सामने। कौन सा? सामने। देखो, अंतर का मतलब के मध्य है। अम्मा का मतलब क्या होगा? पास या निकट। अलम का मतलब बात करूं, सजा हुआ। आविश का मतलब प्रकट। चिर का मतलब लंबा या दीर्घ। और पुरुष का मतलब क्या होता है? सामने। पुरुष का मतलब क्या होता है? सामने। क्या होते हैं? सामने। अब मैं आगे चर्चा करता हूँ। आगे कौन से रहेंगे? आगे अगर मैं बात करूं, 25 नंबर, कौन सा नंबर आएगा? बताओ। 25 नंबर बहिर। कौन सा है? बहिर। बाहर या उल्टा। बाहर या उल्टा। उल्टा। बाहर या उल्टा। ठीक है। 26 नंबर की अगर बात करूं, कौन से की?
26 की 22। कौन सा है? 22 है, सॉरी 22। कौन सा है? 22। 22 का मतलब था मना करना। मना करना क्या होता है? मना करना। और एक लास्ट और लिख लो आप, तीरस। कौन सा उपसर्ग है? तीरस। तीरस का मतलब भी क्या होता है? मना करना। तीरस का मतलब भी क्या होता है? मना करना। बहिर का मतलब बाहर या उल्टा, 22 का मतलब मना करना, और तीरस का मतलब भी क्या होता है? मना करना होता है। तो ये कौन से उपसर्ग थे? संस्कृत के अव्यय के रूप में। देखो इनके बारे में, ये उपसर्ग क्यों करवाए जाते हैं, उपसर्गों का आप महत्व, यहाँ पे आपको ये चीज़ें बोरिंग लग रही होंगी, पर अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसमें अपने को इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि कौन से शब्द, एक ऐसा शब्द मिल जाएगा आपको, एक ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि इसमें दो उपसर्ग आ रहे हैं, पर इसमें आएगा कौन सा। तो वो वहाँ पे क्या पूछ रहा है? वो अर्थ के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। इसलिए अपने को साथ साथ उपसर्गों के साथ साथ उनके अर्थ भी क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। अब देखते हैं आगे। आगे अपने देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग देखेंगे? हिंदी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग देखेंगे बताओ? हिंदी के उपसर्ग देखेंगे अपने। किसके? हिंदी के उपसर्ग। कौन से? हिंदी के उपसर्ग। कौन से? हिंदी के उपसर्ग देखेंगे आप। किसके उपसर्ग देखोगे बताओ? हिंदी के। यहाँ लिखूंगा कर्म संख्या, यहाँ पे क्या लिखूंगा? उपसर्ग। इससे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, हिंदी उपसर्गों की थोड़ी परिभाषा लिख। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग तद्भव शब्द। हिंदी के उपसर्गों में, उपसर्गों में तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। कौन से शब्द? तद्भव शब्द। तद्भव शब्दों के साथ, के साथ, तद्भव शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। जाता है। किनके साथ? तद्भव शब्दों के साथ। किन शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं? तद्भव शब्दों के साथ। अब बात करते हैं कौन से उपसर्ग हैं हिंदी के। कर्म संख्या, यहाँ मैं लिखूंगा उपसर्ग, और यहाँ क्या लिखूंगा? उनके अर्थ। क्या लिखूंगा? उनके अर्थ। पहला 1 नंबर लिखता हूँ ए। कौन सा उपसर्ग है हिंदी का? ए। अभाव या नहीं। 2 नंबर, 2 नंबर अन्न। कौन सा? अन्न। अन्न, अन्न का मतलब क्या होगा? ये सेम ही होगा, अभाव या नहीं। अभाव या नहीं। आधा, अध, सॉरी अध। अध का मतलब क्या होगा? आधा। तीसरा उपसर्ग कौन सा है? अध। अब बात करूं आगे 4 नंबर की। कितने नंबर की? 4 नंबर की। तो 4 नंबर उपसर्ग बताओ कौन सा होगा? ऊ। 4 नंबर उपसर्ग कौन सा है? ऊ। ऊ का मतलब क्या होता है? ऊंचा। क्या मतलब होता है? ऊंचा।
अगर मैं करूं 5 नंबर की बात करूं, उन, किसकी बात करूं, उन, उनका मतलब क्या होता है, एक कम, एक कम। अगर बात करूं 6 नंबर, किसकी बात करूं, 6, तो ओ, कौन सा, ओ। ओ का मतलब क्या था, बुरा या नीचे, बुरा या नीचे, बुरा या नीचे के रूप में प्रयोग होता है। जैसे 7 नंबर की बात करूं, कू या कै, एक ही बात है। इनका होता है बुरा या कठिन, बुरा या कठिन के रूप में प्रयोग होता है। इसी प्रकार अगर बात करूं दू, किसके बारे में, दू, दू का मतलब होता है दो या विपरीत, दो या विपरीत, दो या विपरीत, ठीक है। आगे 9 नंबर की बात करूं, 9 नंबर कौन सा होगा बताओ, 9 नंबर नी, कौन सा होगा, नी। अगर नी, और नी का मतलब क्या होता है, हीन या विपरीत, हीन या विपरीत अर्थ होता है। तो देखो कौन से उपसर्ग करें हिंदी के, ए का मतलब अभाव या नहीं, अन का मतलब अभाव या नहीं, अद का मतलब आधा, ऊ का मतलब ऊंचा, उनका मतलब एक कम, ओ का मतलब बुरा या नीचे, कै या कू का बुरा या कठिन, दू का मतलब दो या विपरीत, और नी का मतलब हीन या विपरीत होता है। ये क्या हो गए अर्थ। अब इसी कड़ी में देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। आगे देखो, इसमें आगे अगर मैं बात करूं तो आएगा स या सु, स या सु। उपसर्ग कौन सा होगा, 10 नंबर, स या सु। साथ या अच्छा होता है इसका अर्थ, अर्थ होगा साथ या अच्छा, साथ या अच्छा। अर्थ क्या होगा, साथ या अच्छा। 11 नंबर होता है बिन, कौन सा, बिन, बिन। और बिन, बिन का मतलब बताओ, बिना रहित, बिना रहित होता है, बिना या रहित होता है। अगला है 12वां भर, कौन सा होता है, भर, पूरा भरा हुआ, पूरा हुआ, ठीक है। आगे बात करूं चो, चो, चो का मतलब होता है चार, क्या मतलब होता है, चार। और ती का मतलब क्या होगा, तीन, ती का मतलब क्या होगा, तीन। तो देखो स या सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, बिन का मतलब बिना रहित, भर का मतलब पूरा भरा हुआ, चो का मतलब चार, और ती का मतलब तीन होता है। ये उपसर्ग किसके थे, हिंदी के। किसके उपसर्ग माने जाते हैं, ये हिंदी के उपसर्ग माने जाते हैं। किसके उपसर्ग माने जाते हैं, हिंदी के उपसर्ग माने जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आज अपनों ने क्या किया है, एक तो संस्कृत के अव्यय शब्द किए हैं। अब देखो आगे अपने क्या चल रहे हैं, उपसर्ग। आज अपन ने किए थे संस्कृत के अव्यय उपसर्ग, इनके बारे में बताया कि ये संस्कृत के नहीं होते हैं, ये संस्कृत के उपसर्ग नहीं है। ये क्या नहीं है, संस्कृत के उपसर्ग नहीं है। इनका प्रयोग कहाँ होगा, हिंदी शब्दों में, ठीक है।
और दूसरा अपनों ने क्या किया बताओ? दूसरा हिंदी के उपसर्ग किए हैं। कौन से उपसर्ग किए हैं? हिंदी के उपसर्ग किए हैं। और उनके क्या किए अपनों ने? अर्थ। क्या किए? अर्थ के रूप में किए हैं। और संस्कृत के उपसर्ग अलग हैं, वो उनकी संख्या कितनी थी? अगर मैं बात करूं संस्कृत के उपसर्ग कितने थे? 22 थे। कितने थे? 22, जो कि एक ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिए थे। और ये क्या शब्द के पहले जुड़ते हैं? अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। क्या कर देते हैं? परिवर्तन। अगर आगे बात करूं, ये क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। भेद कितने होते हैं? संस्कृत, हिंदी और विदेशी। ये 3 भेदों के बारे में अपने क्या की थी? चर्चा कर चुके थे। तो अभी तक अपनों ने क्या पढ़ा? 2 के बारे में क्या कर चुके हैं? अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें अपनों ने संस्कृत के कर लिए हैं, संस्कृत के अव्यय के रूप में उपसर्ग कर लिए हैं और हिंदी के उपसर्ग कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।